कल यानी 17 नवंबर को 300 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग के बारे में। मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर कल वोटिंग होगी। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, राघुगढ़ से जयवर्धन सिंह, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, पाटन से भूपेश बघेल की किस्मत का फैसला कल होगा। मध्य प्रदेश के समर में उतरे बीजेपी के 7 सांसदों की भी किस्मत का फैसला होना है। मुद्दे बहुत सारे हैं और अब जनता के पाले में गेंद है। जनता किसे मौका देगी ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए हर उस समीकरण को समझना बेहद जरूरी जो कल की वोटिंग पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जातीय समीकरण आखिर क्या कहते हैं और क्या कुछ समीकरण है उस पर। साथ ही वीआईपी सीटों पर किसके बीच टक्कर होगी, 2018 में कौन जीता था, मौजूदा स्थिति क्या है, मुस्लिम वोट आखिर कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे, साथ ही संभागों की क्या स्थिति इस वक्त है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम जिक्र करेंगे। नेताओं के भाषणों और रैलियों का क्या असर इन तमाम सीटों पर हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ की 230 सीटों पर अलग अलग समीकरण देखने को मिलते हैं, तो ये वो राज्य है जिस पर उत्तर प्रदेश के समीकरण का भी सीधा सीधा फर्क पड़ता है। दरअसल मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव को 2024 का एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इन राज्यों के नतीजे 2024 के समीकरण पर, चुनाव पर और सीट शेयरिंग पर भी खासा असर डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिन्होंने यहां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सभाएं की और 1 रोड शो किया। अमित शाह ने कुल 21 सभाएं की और 2 रोड शो किए, तो वहीं जेपी नड्डा ने 14 जनसभाएं की है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां और 2 रोड शोज किए, तो वहीं राहुल गांधी ने 9 और प्रियंका गांधी ने 10 सभाएं की। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने 160, कमलनाथ ने 114 और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 जनसभाएं की है। 37 दिन चला प्रचार और किस तरीके से बंटाधार, कुर्ता फाड़ वर्सेस भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना वाला ये पूरा तमाम चुनावी रैली रहा है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। बीजेपी ने गांधी, दिग्विजय और कमलनाथ परिवार पर पूरी तरीके से फोकस किया। बीच में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के कथित वायरल वीडियो को एक बड़े हथियार के रूप में उपयोग किया गया। महाभारत के पात्रों पांडव, कौरव, धृतराष्ट्र के सहारे बड़ी बड़ी बातें कही गई। मोदी ने आदिवासी बहुल जिलों में ज्यादा फोकस किया। वजह, पिछले चुनाव में इस वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा के खाते में सिर्फ 17 सीटें आई। मोदी ने दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। पंचलाइन दी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। अब इस दौरान वो राहुल गांधी पर भी हमलावर रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी सभा में राहुल का नाम नहीं लिया। इशारों में मूर्खों के सरदार और महाज्ञानी तक कहा। शाह के भाषणों से ये लगा कि अगले आम चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ही होने जा रहा है, जबकि नड्डा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को पूरी तरीके से टारगेट किया है। तो चलिए अब एक एक करके हर एक समीकरण पर हम बात करेंगे, ताकि इन दोनों राज्यों की विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के हर एक पहलू को आपको समझाया जा सके। साथ ही आज हमारे इस खास शो में हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो भी आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पूरा समीकरण परत दर परत समझाएंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर होंगी, भोपाल से हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी और न्यूज रूम से हमारे इनपुट एडिटर परिवेश इस समय जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बेहद खास शो। और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के जातीय समीकरण के बारे में। जब बात जातीय समीकरण के बारे में करेंगे तो सबसे पहले उस जाति के बारे में आपको ये बता दें जो सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा में है, और वो है ओबीसी। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से 66 तो कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से 62 प्रत्याशियों को इस बार मौका दिया है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में किस जाति के कितने प्रतिशत वोट बैंक इस वक्त हैं। भील जाति में 10% है, राजपूत 7 से 8%, जाटव 7 से 8%, ब्राह्मण 5 से 6%, वहीं गौंड 6% है, बनिया 3 से 4% और मुस्लिम वर्ग है 7%। अब आपके दिल में चल रहे हर एक सवाल का जवाब आज आपको हमारे शो में मिलने वाला है। और अब हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में सबसे पहले बताते हैं, जैसे कि कौन सी वो सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व है और कौन सी वो सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए रिजर्व सीटें, इनकी संख्या है कुल 47। एसटी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसकी संख्या है 35। कुल मतदाता है 5,61,36,229। वहीं पुरुष वोटर्स की जो संख्या है वो है तकरीबन 2,88,00,000। महिला वोटर्स की संख्या 2,72,00,000।
थर्ड जेंडर वोटर्स की जो संख्या है वो तकरीबन 1373। वहीं फर्स्ट टाइम जो वोट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 22,36,000। अब ऐसे में 80 प्लस जो वोटर्स है वो है 8,53,640। कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं 64,523। कुल प्रत्याशी इसमें जो खड़े हैं सीट्स पर वो उनकी संख्या है 2,533। महिला प्रत्याशी 252। तो अब ऐसे में समीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है समझाना, और अब आपको लेकर के चलते हैं 15 साल पीछे, यानी कि 2018 में। 2018 में मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली ये भी आपके लिए समझना जरूरी। बीजेपी के खाते में उस वक्त 143 सीटें गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 71 सीटें, बसपा को मिली थी 7 सीटें, सपा को 1 और अदर्स के खाते में 5 सीटें गई थी। 2008 के बाद जब 2013 में चुनाव हुआ तो भी जनता का भरोसा बीजेपी के साथ ही रहा, और 2013 में यानी आज से 10 साल पहले जनता ने बीजेपी को, कांग्रेस को कितनी सीटें दी वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में समझा देते हैं। उस समय बीजेपी के खाते में गई थी कुल 165 सीटें, कांग्रेस के खाते में 58 सीटें, बीएसपी के खाते में 4 और अदर्स के खाते में 3 सीटें गई। और अब बात 2018 की, यानी इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव की करते हैं। 2018 में जनता का बीजेपी से मोह भंग हुआ और भरोसा हुआ कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस की सरकार 18 महीने ही रही। कमलनाथ की सरकार 18 महीने बाद फिर से गिर गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी के पाले में जाना ठीक समझा। लेकिन 2018 का परिणाम आपको अब यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। बीजेपी के खाते में उस समय थी 109 सीटें, कांग्रेस के खाते में 114, बीएसपी के खाते में 2, सपा के खाते में 1 और अदर्स के खाते में उस वक्त गई थी कुल 4 सीटें। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा की जो स्थिति है वो 2018 से बिल्कुल जुदा है। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो मौजूदा स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। कुल सीटों की संख्या है वहां पर 230, जिसमें बीजेपी के खाते में कुल सीटें हैं 127, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में है 96 और अदर्स के खाते में है 7। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अखिलेश सोलंकी, जो इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद है, मेरे सहयोगी अखिलेश। अब देखिए, लगातार हम रुझान भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा 2008, उसके बाद का चुनाव 2018, और अब ये जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश का समीकरण आखिर क्या कह रहा है, क्योंकि जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से हो रही है, कांग्रेस की तरफ से हो रही है। तो इस समय क्या आकलन है, वहां की जनता का मूड क्या है? देखिए, अगर शिखा मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश करें तो लग ऐसा रहा है कि ये एक राज्य का चुनाव ना होकर 5 अलग अलग राज्य मिक्स हैं मध्य प्रदेश में। ग्वालियर चंबल की हवा कुछ और कहती है, विंध्य इलाका कुछ और कहता है, मालवा कुछ और कह रहा है, महाकौशल और जो सेंटर मध्य भारत जिसको कहते हैं, सेंटर मध्य प्रदेश, ये कुछ और कह रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की एक हवा है, और ये हवा एक तरह से रुझान तो कल वोटिंग के जरिए तय हो जाएंगे और नतीजे 3 को आएंगे। लेकिन जो हम समझ पाए, जो ग्राउंड पर हमने जाके समझा और देखा कि ग्वालियर चंबल जहां से बगावत हुई कांग्रेस पार्टी में, वहां पर बीजेपी के लिए स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं हैं, टफ हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मेहनत नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ उतारा गया ताकि एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट किया जा सके। अमित शाह ने लगातार दौरे यहाँ पर किए। इसके अलावा पीएम मोदी की भी यहाँ रैलियाँ हुई। दूसरा जो क्षेत्र है विंध्य, जो यूपी से सटा हुआ है, सतना के आसपास का जो बेल्ट है, विंध्य के इलाके में भी एक तरह से पिछली दफ़ा बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था और इस बार कांग्रेस को बहुत उम्मीद है इस बेल्ट से। बुंदेलखंड, यहाँ भी जातिवाद चरम पर है, तो ये जो बेल्ट है, ये 3 बड़े बेल्ट। इसके अलावा बीजेपी के लीड का मैं स्थान बताऊं तो मालवा बीजेपी अच्छा करती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राम का जो नाम है वो 22 जनवरी को एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की, वो एक तरह से इशू बन रहा है। और बीजेपी सबसे ज़्यादा दाव, और शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 160 से ज़्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में की हैं, लाडली बहना योजना, आज भी दोपहर को उन्होंने बहनों के साथ लंच किया, कल दूज बनाई। लगातार लाडली बहना कैश बेनिफिट जो दिया जा रहा है 1250 रुपए प्रति महीने का, उस पर बीजेपी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। कल अगर बड़ी संख्या में महिलाएं घर से निकलती हैं, वोट करती हैं, तो वो एक तरह का रुझान होगा। और यूथ का जो मैं देख रहे हैं कि पटवारी परीक्षा हो या तमाम तरह की परीक्षाएं जो स्थगित हुई, करप्शन के आरोप लगे, तो कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस जो है एंटी इनकम्बेंसी पर डिपेंड कर रही है और बीजेपी अपने विकास की बात और खास तौर से लाडली बहना योजना पर डिपेंड कर रही है। तो 5 अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की तस्वीर है और इन तमाम तस्वीरों को पूरा कर जो मजबूत गढ़ है, इन तमाम तस्वीरों को अदिति से भी समझने की कोशिश करते हैं। अखिलेश, अदिति नागर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई
हैं। अदिति, देखिए, अब ये समीकरण अगर समझा जाए तो बड़ा मुश्किल है इसे पूरी तरीके से डिफेंड कर पाना या फिर इस पूरे समीकरण को समझ पाना, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा कि ये जो गेंद है, चुनावी गेंद, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में थी। साठगांठ के साथ बीजेपी ने सरकार वहां पर बना दिया। लेकिन अब की स्थिति क्या है? हालांकि शिवराज सिंह चौहान का फोकस महिला वोटर्स पर है, तभी लाडली बहन योजना लेकर के वो मैदान में उतरे, लेकिन इसका असर इस चुनावी मैदान में कितना होता हुआ नजर आ रहा है? धरातल पर क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में क्योंकि सरकार बीजेपी की है और उसे रिपीट होना है, तो किस किस चुनौतियों से वो गुजर रही है वो समझ लेते हैं। पहला, गुटबाजी। आज भी पुरानी भाजपा और नई भाजपा कहते हैं, आज भी चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि अपने इलाके में जीत कैसे करानी है, क्योंकि उससे उनका आगे का भविष्य टिका है। वैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, लेकिन उनकी बात करेंगे उससे पहले शिवराज सिंह चौहान। सारा जो दारमदार है वो शिवराज पे टिका हुआ है। पहला, वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जीतते हैं या हारते हैं, दोनों ही ठीकड़ा या ताकत उन्हीं की होगी। लेकिन अगर जीतते हैं तो ये बात होगी कि क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कर्स को और पब्लिक को ये बताया गया है कि शिवराज के अलावा भी चेहरे हैं, ठाकुर चेहरे हुए जो अभी जिनके हम जिक्र कर रहे थे, और एक ओबीसी चेहरा हुआ प्रहलाद पटेल। तो ये तमाम नाम है। तो इसको लेकर भी शिवराज वर्सेस, जैसे देखा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री जैसे उतारे गए तो खींचतान हुई, तो एक तो आपसी खींचतान, तो ये बहुत स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान, जैसा आज बता रहे थे अखिलेश जी कि उन्होंने आज दोपहर में लंच किया, पूरा का पूरा दारमदार भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में हिंदुत्व वोट बैंक का था, जिसको कमलनाथ ने बहुत पहले आसानी से पैर से खिसका लिया है। तो अब जितना हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, उतनी कांग्रेस कर रही है। चाहे फिर वो पीसीसी के अंदर पंडितों की बैठक हो, तमाम चीजें हो, पिछले 6 महीने से कमलनाथ ने पूरा एजेंडा ले लिया है। तो एक वो भी एक चुनौती है कि वो अकेला हिंदुत्व फैक्टर नहीं रहेगा कांग्रेस के लिए। और अदिति, और जो एक उनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम कह लें या तमाम, वो उनके साथ है। चुनौतियां बहुत सारी हैं। हमारे साथ परिवेश पे इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। परिवेश, अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बघेल सरकार के खिलाफ कितना काम करता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि जो इस वक्त चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो फैक्टर्स आ रहे हैं, वो फिर महादेव ऐप घोटाला मामला हो, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन वहां की जनता का मूड क्या है? वहां की जनता क्या सोचती है? देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे लेकर के जाना चाहूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरीके से कहें कि बीजेपी में ओम माथुर को जब से कमान दिया गया, ओम माथुर लगातार मशक्कत कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि बस्तर संभाग से जो राजनीति निकलती है वो राजनीति रायपुर तक चल करके आती है। यानी सूबे का मुखिया कौन होगा ये बस्तर तय करता है और सरगुजा संभाग तय करता है। सवाल यहाँ बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े सारे सीनियर लीडर हैं उनके बीच में बड़ी अंतर्द्वंद चल रही थी, और क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में एजेंडा क्लियर था, भूपेश बघेल होंगे चेहरा, और बाकायदा वो ये प्रचार अभियान इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन मिड आते आते जैसे टीएस सिंह देव बाबा की एंट्री होती है, वो धीरे धीरे उस जो मुहिम एक जो चल रहा था भूपेश बघेल की तरफ से, उसको थोड़ा सा पीछे किया गया, और ये सामने लाया गया कि भूपेश है तो भरोसा है नहीं, सरकार जीत कर आएगी, उसके बाद तय करेंगे कि कौन बनेगा सीएम। अब सवाल होता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनता क्या चाहती है, मुद्दा किसके इर्द गिर्द घूम रहा था। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने और खास करके मोदी जी की जो दमदार रैलियां हुई, उन रैलियों ने यह साबित किया कि साहब इस पूरे सूबे में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। हालांकि आप देखें भूपेश बघेल की जो कार्यशैली थी, बीते 5 साल में जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर के काम कर रहे थे, और वो जमीन पर उसी को उकेरने की कोशिश कर रहे थे और बहुत हद तक सफल रहे। दूसरा जो हिंदुत्व वाला फैक्टर है, बीते अगर मैं कहूं कि 9-10 महीने में सबसे ज्यादा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखे कि एक लैबोरेटरी के तौर पर किया गया था कि बाबाओं की बड़ी रैलियां हुई थी, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में बाबाओं की बड़ी सारी रैलियां हुई। उन रैलियों में हिंदुत्व को जगाया गया, उन रैलियों में सनातन को फ्रंट पर लाया गया, और जाहिर सी बात है ये हुआ भी, कई सारी रैलियों में ये दिखा।
लेकिन यहां से जो मतलब कहें कि इस साल के मिड आते आते लग रहा था कि भूपेश बघेल जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे और भ्रष्टाचार को जमीन पर उतरने नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में वो किसान और धान को लेकर के एक बड़ी अच्छी वो पॉलिटिक्स खेल रहे थे ताकि वो जमीन पर ना उतरने पाए। लेकिन जैसे जैसे भ्रष्टाचार का मामला, महादेव ऐप का मामला बड़ा होता गया और सेंटर जैसे इन्वॉल्व हुई तो वो जमीन बिल्कुल दरक गई। आज की जाहिर तौर तारीख पर में बीजेपी ने परिवेश इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया है। परिवेश यहाँ पर रोकते हुए, क्योंकि देखिए रेहाना रूही का ना एक शेर है, वो याद आता है कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेटियों की, महिलाओं की, आधी आबादी की। देश में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आधी आबादी को 33% आरक्षण मिलेगा। तो वही महिला प्रत्याशियों को चुनाव में कितना मौका मिला, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत की शुरुआत करते हैं हम 2008 से। 2008 से अब तक चुनाव दर चुनाव महिलाओं को बीजेपी और कांग्रेस ने कितने टिकट्स दिए, उस पर बात करेंगे। और आगे हम आपको महिला प्रत्याशियों से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2008 से। 2008 में बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, जबकि 2013 में बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 23 महिलाओं को मौका दिया। वहीं 2018 में बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 27 महिलाओं को मौका दिया। और बात अगर इस चुनाव की करें, यानी 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 30 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। सीधा आदिति का रुख करते हैं। आदिति, ये जो हमने फैक्ट्स हैं वो बता दिए, फिर ये फिगर्स बता दिए बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। महिला आरक्षण बिल जब बीजेपी लेकर के आई, सीधी सीधी बात कही गई कि बीजेपी के पास है दो फैक्टर। पहला फैक्टर है ओबीसी, दूसरा फैक्टर है महिला वोटर्स। और यही वजह है कि आरक्षण के नाम पर जो है ये चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और एक और फैक्टर है युवा। लेकिन अब आपको इनकी असलियत बता देते हैं। 33% आरक्षण होगा तभी महिलाओं को 33% भागीदारी मिलेगी। अदरवाइज महिला जरूरी है, लेकिन वोट डालने के लिए, प्रत्याशी के लिए नहीं, चुनाव मैदान के लिए नहीं, प्रत्याशी के रूप में नहीं, वोटर के रूप में। वोटर के रूप में। और महिलाएं हैं, सुलझी हुई होती हैं, उनको एक फ़ोन दे दिया या उनको ये बता दिया कि 10,000 रुपये दे देंगे या घर में राशन आपको मिल जाएगा, तो वो वोट देने निकल जाती हैं। सुरक्षा उतनी मिलती है नहीं मिलती, दावे होते हैं। ठीक वैसे युवा, अगर आप चाहे राजस्थान की, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे मध्य प्रदेश की सूची देखेंगी ना, तो अगर युवा को आप 31 साल मानती हैं कि युवा 31 है या 32 है, तो आप एक या दो प्रत्याशी, राजस्थान का हालिया एग्जाम्पल क्योंकि उसकी स्टडी मैंने आज करी है, जब वैसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति है, एक 31 साल का एक युवा बीजेपी ने दिया और 3 युवा कांग्रेस ने दिए। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है और छत्तीसगढ़ में भी। यानी युवा भी जरूरी है, लेकिन वोट डालने के लिए, प्रत्याशी के रूप में नहीं। ठीक है। अब बात ओबीसी की, तो यहाँ तो गेम ही अलग है। आपके पास जितने जनरल सीट्स हैं, जहां पर जनरल वोटर्स होते हैं या जनरल प्रत्याशी होते हैं, वहां भी आपने ओबीसी को डाल दिया है। यानी कि जनरल को शिफ्ट करके जनरल वोटर्स कह लें या जनरल प्रत्याशी जो होते हैं, उनमें आपने ओबीसी, एससी, एसटी को डाल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर राजस्थान में 200 में से 141 सीटें जनरल की हैं, तो उसमें से केवल 60 और 62 ही जनरल को दिए गए हैं, बाकी में आपने ओबीसी डाल दिए। तो ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में भी। ठीक है। ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है खास तौर पे छत्तीसगढ़ में। एससी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वहां पर सबको वोट डालने के लिए आपने लुभाने की कोशिश की है और मैनेज किया गया है, क्योंकि और कोशिशें हो रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। अदिति, बने रहिएगा हमारे साथ। अखिलेश, आपका रुख करते हुए, बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के शोर तो बहुत है, लेकिन जब मैदान में उतारना हो तो ये जोर किसी भी पार्टी का नजर क्यों नहीं आ रहा? मध्य प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं, महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने के बजाय बिल्कुल या तो घट रही है या समानता जो रही है वही स्थिति है। तो ये तो बदलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी हालात नहीं बदल रहे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हालात नहीं बदल रहे हैं। जैसे महिला प्रतिनिधियों की बात करें, जो टिकट दिए गए 28 बीजेपी ने और 30 कांग्रेस ने, 10 से 12% के आसपास। और इसीलिए महिला आरक्षण विधेयक जो आ रहा है, हालांकि 2028-29 से वो लागू होगा। बड़ी रोचक बात है, जब पार्टियों से पूछा जाता है, जिम्मेदारों से पूछा जाता है, तो विनेबिलिटी का एक फैक्टर है जिसको लेकर उनको लगता है कि विनेबिलिटी, अगर महिला को हमने उतारा तो जीत की शायद गारंटी नहीं कुछ सीटों पर।
और अगर जब आरक्षण होगा और रिजर्व होगी तो महिला के अगेंस्ट महिला ही लड़ेगी, एक ये बड़ा फैक्टर है। शिखा, शायद इस वजह से इस चुनाव में एक रोचक तथ्य देखने को मिला कि इस चुनाव से पहले, यानी कि कैंपेन शुरू होने से पहले, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बीजेपी ने एक तरह से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव का प्रचार आगे बढ़ते बढ़ते इस एजेंडे से बीजेपी धीरे धीरे पीछे हटी, यानी कि उसको प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी का काउंटर किया, राहुल गांधी ने जिस तरह कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, तो बीजेपी को लगा कि बैकफायर ना कर जाए। तो एक बड़ा कारण है महिला प्रतिनिधि का कम एक तरह से हिस्सा। मुख्य कारण जो पार्टियां बताती हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर है, जीत की गारंटी उनको नहीं लगती है, इसीलिए चाहे नारी सम्मान की बात हो या लाडली बहना की बात हो, उनको पैसे दे के बरगलाने की कोशिश है। जिस तरह से अदिति कह रही है कि देखिए वोटर तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी भी देनी होगी। लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी, मध्य प्रदेश में भले विधानसभा चुनाव में ना सही, लेकिन लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण महिलाओं को है। सर्विसेज में 30% से ज्यादा आरक्षण है, पुलिस महकमे में ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अब उनको वोट की ताकत कब मिलेगी, प्रत्याशी कब बनाया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, परिवेश में हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। परिवेश, बेटी हूं लड़ सकती हूं, ये नारा प्रियंका गांधी ने दिया, लेकिन इसे धरातल पर छत्तीसगढ़ में कितना उतारा गया जब बात प्रत्याशियों की हुई, महिला प्रत्याशियों की? दो चीज़ है इसमें बहुत साफ है कि प्रत्याशियों को लेकर के एक तरफ कहें तो कांग्रेस थोड़ी सी सजग दिखे, लेकिन उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी जिस तरीके से वो काम करती है उसमें चूल्हा प्रमुख बहुत प्रमुख होता है। और मैं थोड़ा सा इतर रखता हूं कि जो अखिलेश जिस तरीके से बता रहे थे या अदिति बता रही थी, बीजेपी की एक कार्यशैली रहती है कि बीजेपी महिला वोटर्स को यानी आधी आबादी को बड़े प्यार से फोकस करती है और चूल्हा प्रमुख जो क्रिएट करती है कि हर घर में जहां चूल्हा है वहां एक प्रमुख तैयार किया जाता है। उस महिला के पीछे 10 घर को लेकर के एक प्रमुख तैयार कर दिया जाता है उस पार्षद उस वार्ड में, और इस तरीके से करके वो वोटर्स को लुभाते हैं। हालांकि टिकट देने में वो रुझान कहीं साफ नहीं दिखता है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो छत्तीसगढ़ में मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये सिर्फ कहने को सिर्फ एक नारा था। महिलाओं के प्रति अपराध की इतनी घटनाएं बढ़ी है कि मतलब वो कहा नहीं जा सकता है। इस सूबे में सबसे ज्यादा, अगर ये मैं मतलब ऐसे ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री जो हुई है वो छत्तीसगढ़ सूबे में हुई है। तो अपराध चाकुओं के प्रति, यानी जो छोटे गली नुक्कड़ में जो अपराध है महिलाओं के प्रति बड़े मतलब बीते 5 साल में बड़े बुरे तरीके से बढ़े थे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर तो परिवेश, दावे और वादे जो हैं ये तमाम चीजें खोखले नजर आते हैं। खैर, कल चुनाव है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि परिणाम जो है वो 3 दिसंबर को आएंगे और कहा यही जा रहा है कि इस समय फाइनल है, क्योंकि आगे है 2024 का आम चुनाव।